वनराज शांति को कमरे में लेकर आए और उसे जमीन पर धकेलकर बोले, मेरे सवाल का सच सच जवाब देना शांति, वरना तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं क्या करूंगा। शांति उठकर खड़ी हुई और गुस्से में बोली, सही कहा रिद्धिमा ने, आपको हमेशा से करण ही सही लगा है और ऋषभ गलत। वनराज ने गुस्से में शांति की बांह पकड़ी और बोले, मैं हमेशा सच का साथ देता हूँ, आज भी करण ही सही है, इसलिए ये ड्रामा मेरे सामने तो बिल्कुल मत करना। सच सच बताओ मुझे, ऋषभ याददाश्त जाने का नाटक कर रहा है ना? मुझे नहीं बता, मैं बस इतना जानती हूँ कि आपके फैमिली डॉक्टर ही उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उन्होंने खुद कहा है कि ऋषभ के सिर में गहरी चोट आई है और वो ठीक नहीं है। शांति गुस्से में बोली, वो तो अभी पता चल जाएगा जब मैं उसे घर से बाहर निकालूंगा। इतना कहकर वनराज गुस्से में ऋषभ के कमरे की ओर बढ़ने लगे। शांति भी उनके पीछे आते हुए बोली, रुकिए, मेरे बच्चे की हालत ठीक नहीं है, वो इस हालत में कहाँ जाएगा? कहीं भी जाएं, पर वो मेरे घर में तो बिल्कुल नहीं रहेगा। वनराज तेजी से सीढ़ियों से होते हुए ऋषभ के कमरे में पहुंचे। उन्होंने गुस्से में बेड पर सो रहे ऋषभ को उठाने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया तो शोभा ने उनका हाथ पकड़ लिया। वनराज गुस्से में बोले, नहीं माँ, आज नहीं, आज के बाद ऋषभ इस घर में नहीं रहेगा, क्योंकि करण ठीक ही कह रहा है कि ये सिर्फ याददाश्त जाने का नाटक कर रहा है, कोई याददाश्त नहीं गई होगी इसकी। ये जानता था कि करण इसका पर्दाफाश जरूर करेगा, बस इसलिए इसने ये नाटक किया। इसके शातिर दिमाग में जरूर कुछ बहुत बड़ा चल रहा है। छोड़िए मेरा हाथ माँ। नहीं वनराज, जब तक ऋषभ ठीक नहीं हो जाते ये इसी घर में रहेंगे। तभी शोभा बोली। शालिनी और बलदेव भी वहां आ गए। वनराज पलटकर शोभा से बोले, माँ, सब कुछ जानने के बाद भी आप ये सब कह रही है? आप और मैं दोनों ही ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये लड़का करण को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, और रिद्धिमा झूठ नहीं बोल रही थी। उसने जो कुछ भी किया है वो सब ऋषभ के कहने में आकर ही किया होगा। पर तभी शोभा ने वनराज का हाथ पकड़ा और ऋषभ की ओर देखा जो अभी भी सो रहा था। वो उन्हें ऋषभ के कमरे से बाहर ले जाते हुए बोली, बाहर चलिए। उनके पीछे पीछे बाकी सब भी कमरे से बाहर आ गए। बाहर आते ही शोभा वनराज का हाथ छोड़कर बोली, बेटा, हम जानते हैं कि ऋषभ गलत है, पर है तो इस घर के बेटे ही। उनकी याददाश्त सच में गई है या वो नाटक कर रहे हैं, ये तो हम उनके इस घर में रहने के बाद ही जान पाएंगे, इसलिए उन्हें इसी घर में रहने दीजिए। और वैसे भी आपकी पत्नी को तो हमेशा यही लगता है कि हम सबसे ज्यादा प्यार करण से करते हैं। अगर आपने ऋषभ को इस हालत में घर से निकाला तो उनकी गलतफहमी और बढ़ जाएगी। वनराज ने गुस्से में शांति को घूरा, इसे क्या लगता है? उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता माँ, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि ऋषभ को इस घर से निकालने में ही सबकी भलाई है। ऋषभ यही रहेगा बड़े पापा, वो कहीं नहीं जाएगा। तभी करण वहां आकर बोला। सब लोग उसकी ओर देखने लगे। वो वनराज के पास आया, प्लीज बड़े पापा, उसे यही रहने दीजिए। मैंने बेंगलोर से जिस डॉक्टर को बुलाया है वो इंदौर आ चुके हैं और कल से ऋषभ का ट्रीटमेंट वही करेंगे। ऋषभ की याददाश्त सच में चली गई है या फिर वो कोई खेल खेल रहा है, ये बहुत जल्द पता चल जाएगा। और अगर सच में उसकी याददाश्त गई है तो उसके ठीक होने तक हमें उसका ख्याल रखना होगा, इसलिए प्लीज उसे यही रहने दीजिए बड़े पापा, प्लीज। पर करण, तुम जानते हो ना कि उसने रिद्धिमा के साथ मिलकर इस घर की इज्जत नीलाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अगर मधु नहीं होती तो हमारी कितनी बदनामी होती। वनराज गुस्से में बोले। तभी शोभा ने वनराज के कंधे पर हाथ रखा और बोली, मधु की खातिर ही हम आपको चुप रहने के लिए कह रहे हैं बेटा। आज जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से उस बच्ची को बहुत कुछ सहना पड़ा है। अगर हमने इस वक्त ऋषभ को घर से निकाला तो घर में फिर से तमाशा होगा, और क्या मधु को ये सब देखकर खुशी मिलेगी? हम नहीं चाहते कि अब मधु को इस घर में कोई भी तकलीफ पहुंचे, इसलिए प्लीज वनराज मान जाइए। तभी करण ने भी उनकी हथेली थामी और बोला, बड़े पापा, मैं जानता हूँ कि रिद्धिमा ने जो कुछ भी कहा उसके बाद आप ऋषभ को माफ नहीं करेंगे, पर बड़े पापा, हम रिद्धिमा की बातों पर आंख बंद करके भरोसा भी तो नहीं कर सकते। हमें ऋषभ के ठीक होने के बाद उसकी बात भी तो सुननी पड़ेगी ना। सच उसके मुंह से भी तो जानना होगा, इसलिए मान जाइए। ऋषभ के ठीक होने के बाद आपको जो ठीक लगे वो कीजिएगा, पर इस वक्त नहीं, प्लीज। ठीक है, मैं ऋषभ के ठीक होने तक उसे इस घर में रहने की इजाजत देता हूँ, पर जिस दिन वो ठीक हो जाएगा उसे इस घर से जाना होगा।
और जो चाहे उसके साथ चला जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वनराज शांति को घूरते हुए बोले। शांति ने तुरंत नजरें उठाकर उनकी ओर देखा तो वो गुस्से में वहां से चले गए। बलदेव भी उनके पीछे ही चल दिए। उनके जाते ही शोभा शालिनी के पास आकर बोली, शालू चलकर खाना लगवाइए। जी माँ। शालिनी भी वहां से चली गई। सबके जाते ही शोभा करण से बोली, करण बेटा, हमें आपसे अकेले में कुछ बात करनी है, हमारे कमरे में चलिए। करण ने अपना सिर हिलाया और अपनी दादी के साथ उनके कमरे की ओर चला गया। शांति फिर से ऋषभ के कमरे में आई तो वो अभी भी सो रहा था। शांति ने उसे ठीक से ब्लैंकेट ओढ़ाए और उसके पास बैठी और ऋषभ के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, मेरे बेटे की सारी मेहनत पर उस लड़की की वजह से पानी फिर गया है। जरूर हमारे प्लान के फेल होने की खबर सुनकर ही तेरा एक्सीडेंट भी हुआ होगा। आज उसकी वजह से तेरा ये हाल है और आज उसकी ही वजह से मेरी भी बेइज्जती हुई। तेरे डैड ने सबके सामने मुझ पर हाथ उठाया सिर्फ उस लड़की की वजह से। अब जब तक मैं उस लड़की को इस घर से बाहर नहीं निकाल देती, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। और वही करण उसे इस घर से बाहर फेंकेगा जो उसे इस घर में लेकर आया है। उसने अपने आंसू पोंछे और गुस्से में उठकर बाहर आई। बाहर आते ही उसकी नजर मधु पर पड़ी जो किचन से एक बाउल लेकर डिनर टेबल की ओर बढ़ रही थी। शांति सीढ़ियों से नीचे आने लगी। मधु ने भी बाउल टेबल पर रखा और फिर से किचन में जाने के लिए पलटी, पर शांति को अपनी तरफ आते देख उसके कदम रुक गए। शांति उसके पास आकर बोली, मधु, मैं जानती हूँ कि आज मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है, पर बेटा मेरी भी परेशानी कोई नहीं समझ रहा। जिस माँ का बेटा बेड पर पड़ा हो और अपनी जिंदगी के 5 साल भूल चुका हो, उस पर क्या बीत रही है ये कोई समझना नहीं चाहता। और ऊपर से वो रिद्धिमा, उसने भी खुद को बचाने के लिए सारा इल्जाम मेरे बेटे पर डाल दिया, पर किसी ने मेरे बेटे का सच जानने की कोशिश नहीं की। हो सकता है कि रिद्धिमा ने ही उसे फंसाया हो और ऋषभ बेकसूर है। उनकी भावुक बातें सुनकर मधु तुरंत बोली, बड़ी माँ, मुझे नहीं पता कि क्या सच है और क्या झूठ, कौन सही है और कौन गलत। मैं तो अब तक ऋषभ भैया से मिली भी नहीं हूँ, पर मेरे लिए करण की कही हर बात पत्थर की लकीर है। अगर वो कह रहे हैं कि ऋषभ भैया ने इस परिवार को बदनाम करने की साजिश की है तो वो सच ही होगा। ठीक है मधु, अगर तुम्हें भी यही लगता है तो यही सही। मैं तो बस तुमसे माफी मांगने आई थी। मैंने आज जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया वो गलत था। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। शांति उसके सामने हाथ जोड़कर बोली। मधु ने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए। प्लीज बड़ी माँ, ऐसा मत करिए। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है और न ही मैं आपसे नाराज हूँ। शांति ने बहुत प्यार से उसके गाल को छुआ। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। मेरा यकीन करो, मुझे तुमसे कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि मुझे भी यही लगता है कि तुम इस घर को कभी टूटने नहीं दोगी और इस घर के लोगों को एक माला में पिरोकर रखोगी। करण की तरह तुम भी इस खानदान की मान मर्यादा के लिए कुछ भी करोगी। करण ने इस परिवार के लिए ना चाहते हुए भी तुमसे शादी की। सारी दुनिया के सामने हमारे परिवार को बदनामी से बचाने के लिए झूठ बोला कि वो तुमसे प्यार करता है। उनकी बातें सुनकर मधु के चेहरे के जैसे रंग ही उड़ गए। शांति मुस्कुराते हुए फिर से बोली, तुम अगर नहीं होती बेटा तो शादी की रात हमारी कितनी बदनामी होती, ये तुम सोच भी नहीं सकती हो। पर तुमने हमें उस बदनामी से बचा लिया और इसलिए ही तो आज करण ने तुम्हें सबके सामने बेइज्जत होने से बचा लिया। पर वो नंदिनी को आज भी नहीं भूला है। आज भी दिन भर में एक बार तो उसकी जुबां पर नंदिनी का नाम आ ही जाता है। मधु उन्हें एकटक देख रही थी। शांति फिर से बोली, मैं जानती हूँ करण तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने देगा, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेगा, पर नंदिनी को उसके दिल से निकालकर अपनी जगह बनाना थोड़ा मुश्किल काम है। पर अगर तुम उसके दिल में अपनी जगह बना पाए तो तुम्हें इस बात का डर कभी नहीं रहेगा कि कभी अगर नंदिनी उसकी जिंदगी में वापस लौट आई तो वो तुम्हें छोड़ देगा। शांति की इस तरह की बातें सुनकर मधु को ऐसा लगा जैसे किसी ने उससे उसके सारे सपने छीन लिए हो, पर उसने खुद को संभाला और बोली, बड़ी माँ, मैं नहीं जानती कि करण के दिल में मेरे लिए क्या है, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि वो मुझसे प्यार करे ना करे पर मेरा साथ तो कभी नहीं छोड़ेंगे। और अगर जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आया जब उन्हें अपने अतीत और वर्तमान में से किसी एक को चुनना पड़ा तो उनकी खुशी के लिए मैं खुद उनकी जिंदगी से चली जाऊंगी, फिर चाहे उनसे दूर जाते ही मेरी जान ही क्यों ना निकल जाए। शांति उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा दी। सब लोग डिनर के लिए बस आ ही रहे हैं, आप भी जल्दी से आ जाइए।
इतना कहकर मधु किचन में चली गई। उसके जाते ही शांति मुस्कुराने लगी। इधर शोभा के साथ कमरे में आते ही करण ने पूछा, क्या बात है दादी? शोभा बैग पर बैठते हुए बोली, हमारे पास आइए करण। वो उनकी बगल में आकर बैठा तो शोभा उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, करण आज आपने एक बार फिर हमारा सिर फक्र से ऊंचा कर दिया है। आज आपने बिना हमारे खानदान की इज्जत उछले मधु को उनका हक और सम्मान दोनों दे दिया है। अब बस हमारी एक छोटी सी ख्वाहिश और पूरी कर दीजिए बेटा। बोलिए ना दादी, करण तुरंत बोला। शोभा ने बहुत प्यार से उसके गाल को छुआ और बोली, आज आप हमसे एक वादा करिए बेटा कि अब आप मधु की आंखों में आंसू कभी नहीं आने देंगे, उन्हें बहुत खुश रखेंगे और अपने गुस्से पर काबू करना भी सीख लेंगे ताकि उन्हें कभी आपके गुस्से को झेलना ना पड़े। हमने जितना मधु को जाना है, हम ये तो समझ गए हैं कि उनसे बेहतर जीवन साथी शायद हम भी आपके लिए नहीं ढूंढ पाते। बहुत अच्छी लड़की है वो। आज हमने, शांति ने, आपके डैड ने उनकी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर फिर भी उन्होंने पलटकर किसी को जवाब नहीं दिया। बड़ों का मान करना जानती है वो, और जो लड़की बड़ों का मान करना जानती हो वो एक बहुत अच्छी बहू साबित होती है। आपकी माँ की तरह मधु भी बहुत अच्छी बहू बनेगी, पर उन्हें एक बेहतर पत्नी बनने में आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। वो एक अच्छी पत्नी तब बन सकेगी जब आप एक अच्छे पति बनेंगे। करण उनकी ओर देखकर सोच में पड़ गया। आप समझ रहे हैं ना कि हम क्या कह रहे हैं? तभी शोभा ने पूछा। करण मुस्कुराते हुए बोला, जी दादी, आप चिंता मत करिए, मेरी वजह से मधु को अब कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, प्रॉमिस। शोभा ने मुस्कुराते हुए उसे अपने गले से लगा लिया और फिर से बोली, चलिए डिनर करते हैं। दूसरी ओर मधु किचन में आई तो रोशनी उसे देखते ही बोली, भाभी खाना लग गया है, आप भी चलकर खा लीजिए। मधु ने कोई जवाब नहीं दिया। रोशनी ने पानी का जग उठाया और चली गई। मधु शांति की बातों को लेकर अभी भी बहुत परेशान थी। उसने खुद को संभाला और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, मधु तू भी ना बेवजह परेशान हो रही है। करण ने सबके सामने कहा है कि वो तुझसे प्यार करते हैं और तू ही उनकी पत्नी है। तू आज उन्हें बता दे कि तू उनसे प्यार करती है, फिर सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। तभी उसके फोन की बेल बज उठी। रिद्धिमा का नंबर देखकर वो सोच में पड़ गई। उसने कॉल रिसीव की पर वो कुछ कहती उसके पहले ही रिद्धिमा गुस्से में बोली, बहुत खुश होगी ना तुम आज मधु, पर तुम्हारी ये खुशी ज्यादा देर नहीं रहने वाली है, क्योंकि करण तुम्हारा कभी नहीं होगा, समझी तुम? कभी नहीं होगा। वो आज भी नंदिनी से ही प्यार करता है और उसने मीडिया के सामने आज जो कुछ भी कहा है वो एक बहुत बड़ा झूठ है। वो जानता था कि मेरी मोम ने बाहर मीडिया को बुलाया है, बस इसलिए उसने मीडिया को अंदर बुलाकर ये कहानी उन्हें सुनाई। पर कहानी का सच तो तुम अच्छे से जानती हो ना? हाँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ रिद्धिमा, अपने पति का सच भी और तुम्हारा भी। इसलिए ये सब कहकर मेरे और करण के बीच दूरियां पैदा करने के बारे में सोचना भी मत, वरना तुम करण को मुझसे भी बेहतर जानती हो। इस बार वो तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करेंगे। मधु गुस्से में बोली, दूरियां तो तब पैदा करूंगी ना मधु, जब तुम दोनों के बीच नजदीकियां होगी। रिद्धिमा के इतना कहते ही मधु जैसी खड़ी थी वैसी ही खड़ी रह गई, उसकी पलकें तक नहीं झपकी। पर रिद्धिमा ने शराब पीते हुए पूछा, क्या हुआ मधु, तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई? सही कहा ना मैंने? अभी अभी तुम्ही ने कहा ना कि मैं तुम्हारे पति को तुमसे भी ज्यादा जानती हूँ। तो तुम सही हो, मैं अच्छे से जानती हूँ कि करण सिर्फ दुनिया के सामने चिल्ला रहा है कि तुम उसकी पत्नी हो, क्योंकि वो तुम्हारे एहसानों तले दबा हुआ है। पर बंद कमरे में तुम्हारे और उसके रिश्ते का सच तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। मधु कुछ बोल नहीं पाई, वो बस फोन पकड़े उसकी बातें सुन रही थी। पर रिद्धिमा फिर से बोली, तुम्हारे और करण के बीच नजदीकियां कभी नहीं होगी मधु, क्योंकि मेरी बदुआ लगेगी तुम्हें। तुम्हारी वजह से ऋषभ मुझे भूल गया है, मुझसे मेरा प्यार छीन गया है, इसलिए तुम्हें भी तुम्हारा करण कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तुम्हें तुम्हारे पति का प्यार कभी नहीं मिलेगा। तुम करण के साथ कभी खुश नहीं रहोगी, ये बदुआ है मेरी। सुना ना तुमने, तुम कभी खुश नहीं रहोगी। करण तुमसे प्यार नहीं करता और न ही कभी करेगा, वो सिर्फ तुम पर तरस खाता है, समझी तुम? रिद्धिमा की बातें सुनकर मधु ने रोते हुए कॉल कट कर दी, पर उसकी दी बदुआ उसके कानों में गूंजने लगी। तभी रोशनी वहां आकर बोली, भाभी आपको सब खाने के लिए बुला रहे हैं, मुझे भूख नहीं है रोशनी। मधु इतना कहकर रोते हुए वहां से चली गई। रोशनी किचन के दरवाजे तक मधु के पीछे आई
और फिर परेशान होकर बोली, ये भाभी को अचानक से क्या हुआ। इधर सबके साथ करण दिन के लिए बैठ ही रहा था। तभी अचानक उसकी नजर ऊपर मधु पर पड़ी, जो रोती हुई अपने कमरे की ओर जा रही थी। इधर एनी ने करण के रूम की आखिरी 2 कैंडल जलाई तो आरव स्विमिंग पूल में फूल डालते हुए बोला, एनी भैया का काम तो हमने कर दिया, पर इससे पहले कि भाभी हमें यहाँ देख ले, हमें जल्दी से यहाँ से चलना चाहिए। बस भाई, ये आखिरी कैंडल और जला दूं, एनी बोली। उसने जैसे ही कैंडल जलाए तो आरव उसका हाथ पकड़कर बोला, अब चल एनी, वरना भाई का सरप्राइज खराब हो जाएगा। वो एनी का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले गया। उनके जाते ही मधु भागती हुई अपने कमरे में आई। उसने रूम में कुछ देखा ही नहीं और बालकनी का दरवाजा खोलकर बाहर आई और एक कोने में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके कानों में अभी भी रिद्धिमा की बातें गूंज रही थी। रोशनी को देखकर शालिनी ने पूछा, रोशनी मधु अब तक नहीं आई, कहाँ है वो? उन्होंने कहा कि उन्हें भूख नहीं है, रोशनी ने जवाब दिया। तो घर के सब लोग परेशान हो गए और करण भी। शोभा उदास होकर बोली, इतना कुछ हुआ आज उस बच्ची के साथ, भूख कैसे लगेगी उसे? मैं लेकर आता हूँ उसे, करण अपनी कुर्सी से उठकर बोला। पर तभी शोभा ने उसे रोका, रुकिए बेटा। करण के कदम रुक गए और उसने पलटकर अपनी दादी की ओर देखा तो वो करण के पास आकर बोली, करण आज जो भी हुआ उसके बाद मधु को आपकी जरूरत है। सिर्फ सारी दुनिया के सामने ये कह देने से कि वो आपकी पत्नी है, आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है, बल्कि आपकी जिम्मेदारी तो अब शुरू हुई है। ये खाना लेकर जाए और उन्हें अपने हाथों से खिलाइए। जाए। शालिनी जल्दी से खाना निकालने लगी, पर करण अभी भी परेशान सा मधु के बारे में ही सोच रहा था। शालिनी ने खाने की ट्रे रोशनी को थमाए और बोली, जा इसे करण के कमरे में रखा। रोशनी ने सिर हिलाया और जाने लगी, पर शोभा ने उसे रोक दिया। रुकिए रोशनी। रोशनी तुरंत रुक गई। शोभा ने उसके हाथों से ट्रे ली और करण को देते हुए बोली, चाहिए बेटा, हमें कल सुबह मधु की आंखों में आंसू नहीं बल्कि चेहरे पर मुस्कान चाहिए, समझे आप? करण बिना कुछ कहे खाना लेकर वहां से चला गया। शोभा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। करण खाना लेकर कमरे में पहुंचा तो दरवाजा खुला हुआ था, पर उसके कमरे का एक एक कोना डेकोरेट था। सारा कमरा फूलों और कैंडल्स की खुशबू से महक रहा था। उसने चारों ओर देखा पर मधु उसे कहीं नजर नहीं आई। उसने ट्रे पकड़े हुए ही रूम का दरवाजा अंदर से बंद किया और फिर खाने की ट्रे टेबल पर रखकर मधु को ढूंढते हुए स्विमिंग पूल के पास आया तो मधु वहां भी नहीं थी, पर बालकनी का दरवाजा खुला हुआ था। वो तुरंत वहां आया। उसने चारों ओर नजरें दौड़ाई तो उसकी नजर मधु पर पड़ी, जो एक कोने में बैठी रो रही थी। मधु। करण दौड़ते हुए उसके पास आया। उसने उसकी दोनों बाहें पकड़कर उसे उठाया। क्या हुआ मधु, ऐसे क्यों रो रही हो? करण को देखते ही मधु रोते हुए उससे लिपट कर बोली, प्लीज करण, मुझे खुद से दूर मत करिएगा। बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे, बहुत प्यार करती हूँ। आपके बिना नहीं जी पाऊंगी। प्लीज मुझे खुद से दूर मत करिएगा। प्लीज करण, अगर तुम्हें खुद से दूर कर दूंगा मधु, तो मैं खुद कैसे जीऊंगा? करण उसे अपनी बाहों में भर कर बोला। मधु ने अपनी आंसू भरी नजरों से उसकी ओर देखा और बोली, मुझे पता है करण कि आप ये सब सिर्फ मुझे बहलाने के लिए कह रहे हैं। मैंने आपके परिवार की इज्जत बचाई है ना, बस इसलिए आपने मजबूरी में सबके सामने मुझे अपनी पत्नी कहा है। नहीं मधु, तुम। करण ने इतना कहा ही था कि तभी मधु उसे टोकते हुए बोली, मुझे पता है आपने मुझसे शादी भी मजबूरी में की थी और आज फिर मजबूरी में आपको सबके सामने मुझे अपनी पत्नी मानना पड़ा। और मुझे ये भी पता है कि मजबूरी में जुड़े रिश्तों की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। एक दिन आप मुझे अपनी जिंदगी से निकालकर बाहर फेंक देंगे, पर करण, मैं नहीं रह पाऊंगी आपके बिना। बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। आपसे दूर होने का ख्याल ही मुझे मार रहा है। मधु, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें। करण ने फिर से कुछ कहना चाहा, पर मधु फिर से उसकी बात बीच में काटकर बोली, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी करण। आप मुझ पर गुस्सा करेंगे, मुझ पर चिल्लाएंगे तो भी कुछ नहीं कहूंगी। आपकी डांट भी खा लूंगी, और अगर आपको मुझ पर ज्यादा गुस्सा आए तो आप मुझ पर हाथ भी उठा लीजिएगा। मैं सच में कुछ भी नहीं कहूंगी, पर प्लीज मुझे खुद से दूर मत करिएगा। मुझे अपनी जिंदगी से मत निकालिएगा, वरना मैं तो मर ही जाऊंगी। चुप, बिल्कुल चुप, अब एक शब्द भी मत कहना मधु। तभी करण गुस्से में चीखा। उसके चीखते ही मधु घबरा गई और उसका रोना और बढ़ गया। करण गुस्से में बोला, जब तुम्हें बोलना चाहिए मधु, तब तो तुम चुप रहती हो, और जब नहीं बोलना चाहिए तो तुम्हारा मुंह बंद नहीं होता।
इतनी देर से कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, पर तुम हो कि सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो। करण मैं बस, मधु फिर से बोली, पर करण ने उसके होंठों पर अपनी उंगली रख दी। मधु नजरें झुकाकर रोने लगी। करण उसकी झुकी हुई पलकों की ओर देखकर बोला, कुछ मत कहना मधु, कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम बोलती कम हो और रोती ज्यादा हो, और जब तुम रोती हो ना तो तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देता है और तुम्हें अपनी आंखों के सामने नजर आ रहा सच भी दिखाई नहीं देता। आज सारी दुनिया के सामने मैंने चीख चीख कर कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर तुम्हें सुनाई नहीं दिया। करण के इतना कहते ही मधु का रोना अचानक से बंद हो गया। उसने नजरें उठाकर करण की ओर देखा तो उसने बहुत प्यार से उसके चेहरे को छुआ और उसकी आंखों में देखकर बोला, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे मधु, इतना जितना दुनिया में किसी ने किसी से ना किया हो। मधु बिना पलके झपकाए उसे देखने लगी, क्योंकि उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। आई लव यू मधु, आई रियली लव यू। तभी करण फिर से बोला। मधु के रोते हुए चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसके लिए जैसे दुनिया वही ठहर गई। वो बहुत प्यार से करण को देखने लगी और करण उसे अपनी बाहों में भरकर बोला, मधु करण खुराना इतना मजबूर कभी नहीं हो सकता कि उसे अपने स्वार्थ के लिए किसी लड़की की जिंदगी के साथ खेलना पड़े, उससे मजबूरी में शादी जैसा पवित्र रिश्ता जोड़ना पड़े। अगर तुम्हारी जगह मुझे किसी और लड़की से शादी करने के लिए कहा जाता मधु, तो तुम्हारी कसम मैंने उस रात शादी नहीं की होती और सबको खुद ही सच बता दिया होता। मधु कुछ नहीं बोल पा रही थी, वो बस टकटकी लगाए करण को देख रही थी। करण ने उसके आंसू पोंछे और बोला, ये जो तुम्हारे आंसू है ना मधु, ये तुमसे तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति छीन लेते हैं। इसलिए तुमने इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया कि क्या मैंने तुमसे एक बार भी ये कहा कि मैंने तुमसे शादी मजबूरी में या अपने घर की इज्जत बचाने के लिए की है। मधु नजरें झुकाकर सोच में पड़ गई तो करण ने फिर से पूछा, मधु क्या तुमने एक बार भी ये सोचा कि शादी की रात में अपनी शादी का मंडप छोड़कर तुम्हारे पास तुम्हारे कमरे में क्यों आया था? मधु ने तुरंत नजरें उठाकर उसकी ओर देखा। क्या तुमने मुझसे एक बार भी ये पूछा कि उस रात मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें रिद्धिमा के कमरे में क्यों ले गया था? मधु उसके सवाल सुनकर उसे हैरानी से देखने लगी। करण उसके बालों को उसके चेहरे से हटाते हुए बोला, मैं शादी का मंडप छोड़कर तुम्हारा हाथ थामे रिद्धिमा से ये कहने गया था कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। उसके इतना कहते ही मधु ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर से रोने लगी, पर इस बार उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। करण ने बहुत प्यार से उसके माथे को चूमा और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, आओ मेरे साथ। मधु ने अपनी आंखें खोली और करण को देखते हुए उसके साथ रूम में आई। रूम में आते ही करण बैग की ओर इशारा करते हुए बोला, वहां देखो मधु। मधु ने बैग की ओर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि पूरा बैग मोगरे के फूलों से ढंका हुआ था और उस पर गुलाब के पेटल से आई लव यू मधु लिखा हुआ था। उसने आगे बढ़कर नजरें घुमाकर पूरा कमरा देखा तो पूरा रूम फूलों, खूबसूरत पर्दों और कैंडल्स से सजा हुआ था। स्विमिंग पूल भी तैरती हुए कैंडल्स और फूलों से भरा हुआ था। मधु ने तुरंत पलटकर करण की ओर देखा तो वो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था, पर फिर वो मधु के करीब आया और उसके कान में आहिस्ता से बोला, अगर कमरे में आते ही तुमने ये सब देख लिया होता तो तुम्हारी आंखों में मुझे खो देने का डर नहीं, बल्कि मुझे पा लेने की खुशी होती। पर तुम हो, रोती हुई कमरे में आई होगी और बिना ये सब देखे गैलरी में बैठकर रोने लगी और ना जाने क्या क्या सोचने लगी। मधु कुछ नहीं बोल पाई, उसने बस अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। करण ने तिरछी नजरों से उसे देखा और आहिस्ता से पूछा, कुछ बोलोगी नहीं? मधु बिना कुछ कहे शर्माते हुए उससे दूर जाने लगी, पर करण ने उसकी बांह पकड़कर उसे फिर से अपने करीब खींच लिया और बोला, अभी थोड़ी देर पहले तो रो रो कर कह रही थी कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और मुझसे दूर जाने का ख्याल ही तुम्हें मार रहा है, तो फिर मुझसे दूर क्यों जा रही हो? मधु ने कोई जवाब नहीं दिया और खुद को करण से छुड़ाकर जाने लगी, पर करण उसकी चुनरी का कोना पकड़कर बोला, सोच लो मधु, आज हमारी शादी की अधूरी रस्म को पूरा करके इस शादी को मुकम्मल बनाना चाहती हो या फिर मुझे खो देने के डर में सारी रात रोने का इरादा है तुम्हारा? ये सुनकर मधु के कदम रुक गए और उसने पलटकर करण की ओर देखा। उसे देखते ही वो रोती हुई उससे आ लिपटी। करण उसे अपनी बाहों में भरकर बोला, प्लीज मधु, अब मुझसे दूर जाने का सोचना भी मत।
क्योंकि तुम्हारे बिना मैं भी नहीं जी पाऊंगा। मेरी जिंदगी बन गई हो तुम, मेरे जीने की वजह बन गई हो तुम। मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हारे साथ। क्योंकि मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी हर पल महादेव से बस यही मांगती हूँ करण, कि अब वो मुझे आपसे दूर कभी ना करे। अब अगर मेरी जान भी निकले तो आपकी बाहों में। मधु रोते हुए बोली। करण ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। दोनों सब कुछ भूलकर एक दूसरे में खो गए। पर फिर कुछ देर बाद करण उसके आंसू पोंछकर बोला, वैसे मधु, आज की रात तुम्हारे आंसू पोंछते हुए बिताने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मधु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वो शर्माते हुए जाने लगी। पर करण उसे अपने करीब लाकर बोला, लगता है तुमने ठीक से सुना नहीं मधु, कि मैंने क्या कहा। मधु बिना कुछ कहे उसे एकटक देखने लगी। करण ने उसकी आंखों में देखते हुए उसकी मांग में लगा टीका निकाला तो उसकी नजरें शर्म से झुक गई। करण ने उसकी झुकी हुई पलकों की ओर देखते हुए उसके झुमके निकाले और उसके कान को चूमा तो मधु ने अपनी आंखें बंद कर ली। करण ने कुछ देर उसके खूबसूरत चेहरे को ऐसे ही निहारता और फिर उसे गोद में उठाकर बैग की ओर बढ़ने लगा। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।